तो ये है आज का टॉपिक, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। देखो, क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन जब हमने आपको बताया था तो याद होगा किस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो है डीएनए रैप कर रहा था और उसकी वजह से न्यूक्लियोसोम तैयार हो रहा था। हमने उस समय यह भी जिक्र किया था कि अगर जो पोर्शन डीएनए का उस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप कर रहा है, कितना 146 बेस पेयर, अगर उस पोर्शन में किसी जीन का प्रोमोटर हो या जीन खुद हो तो उस केस में क्या आरएनए पॉलीमरेज या दूसरे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो उस डीएनए के पोर्शन से बाइंड कर पाएंगे? क्या उनको एक्सेस मिलेगा? भाई, अगर ये ऑक्टामर के अराउंड लपेटा हुआ है डीएनए, तो इस पोर्शन में जो भी रीजन होगा प्रोमोटर का या जीन का, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि या तो हिस्टोन ऑक्टामर में या फिर इस डीएनए में कुछ ऐसा बदलाव किया जाए कि जो इलाका 146 बेस पेयर का रैप्ड है अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टामर, वो एक्सेसिबल हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और कोई जीन अगर एक्सप्रेस कर रही है, उसको साइलेंट करना है तो इनएक्सेसिबल करें। दोनों केस है, एक्सेसिबल करना है जब जीन एक्सप्रेशन अलाउ करना है और इनएक्सेसिबल करना है जब जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंट करना है। तो क्रोमैटिन का बहुत अहम रोल होता है जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में, और वो हम एक एक करके देखेंगे। तो वो चीज हम फिर से नहीं बता रहे हैं, हिस्टोन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है, कैसे होता है, आपको मालूम है। वैसे भी 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। इसमें H3 और H4 जो होता है वो पहले रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद H2A, H2B ये रिक्रूट किया जाता है। कुल मिला के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। हम यहां पे अब मेनली बात करेंगे क्रोमैटिन या हिस्टोन के मॉडिफिकेशन की। हमने अभी आपको जिक्र किया कि क्रोमैटिन का मतलब ये हो गया जो डीएनए रैप्ड है, या हिस्टोन ऑक्टामर, इन दोनों में कुछ ऑल्टरेशन करें ताकि थोड़ा सा इधर उधर हो, जिससे जो इलाका यहाँ पे रैप्ड है वो एक्सेसिबल बने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो क्रोमैटिन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या फिर हिस्टोन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है इसका भी जिक्र हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने आपको बताया था मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इस सब की बात हमने की थी ऑलरेडी। तो उसी को हम एक एक करके लेंगे और देखते हैं क्या मिलता है हमको। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है दैट इज नोन एज डीएनए मेथाइलेशन। अब डीएनए का मेथाइलेशन कैसे होता है, कब होता है और कहां होता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। पहली बात ये जान लीजिए कि डीएनए मेथाइलेशन को परफॉर्म करने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं डीएनए मेथाइल ट्रांसफेरेज। शॉर्ट में इसको क्या कह दिया हमने? डीएमटी। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के मेथाइलेशन के लिए। और ये बेसिकली डीएनए में 4 बेसेस हैं, A, T, G, C। ये किस पर्टिकुलर बेस को मेथाइलेट कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो जान लीजिए, ये C जो होता है यानी कि साइटोसिन, इसी का मेथाइलेशन किया जाता है। दिस साइटोसिन इज मेथाइलेटेड बाय डीएनए मेथाइल ट्रांसफेरेज। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर इस C का मेथाइलेशन हो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? जैसे जब हम जीन बनाते हैं लाइक दिस, तो ये वाला पोर्शन लेट से इट इज फॉर प्रोमोटर
एंड दिस रीजन इज फॉर स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, इस प्रोमोटर वाले रीजन में अगर साइटोसिन का मिथाइलेशन हो जाए, थोड़ा सा इसको इलाज करें, लेट्स से इट इज ए सी जी सी जी ए, इस तरीके से कुछ है, और यहां पे साइटोसिन जो है वो मिथाइलेट हो रही है, मिथाइल ग्रुप इस पे अटैच हो गया CH3। तो उस केस में क्या होता है कि जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिथाइलेटेड साइटोसिन डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि एक अलग से चीज जुड़ गई है। तो आरएनए पॉलीमरेज को या दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जहां बाइंड करना था प्रोमोटर साइट पे, या प्रोमोटर से पहले हमने एक और चीज बताई थी आपको, एनहांसर्स होते थे। वो एनहांसर इधर भी हो सकते हैं, जीन के बाद भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि वो एक्टिविटी कैसे एनहांस कर रहा है उस पर्टिकुलर जीन की। कुल मिला के समझिए कि अगर यहां पे मिथाइलेशन हो जाएगा साइटोसिन का प्रोमोटर वाले रीजन में, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट नहीं हो पाएगा जीन से, और जब एसोसिएट नहीं होगा तो वो जीन ट्रांसक्राइब नहीं करेगी, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेगी। क्लियर? अब हमने इसको इस तरीके से क्यों बनाया, CG इस तरीके से? क्योंकि जिन जीन्स का रेगुलेशन होना होता है उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं, और उसको हम बेसिकली कहते क्या है, दैट इज नोन एज CPG आइलैंड्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा, 5 प्राइम C P G C P G लाइक दिस, और यहां पे हम 3 प्राइम लिखते हैं। इसी तरीके से सीक्वेंस और आगे बढ़ता रहेगा। अब C और G के बीच में ये P क्या है? व्हाट इज दिस P? क्या है? इट इज नॉट प्रोमोटर, दिस रिप्रेजेंट्स फॉस्फेट, या दिस रिप्रेजेंट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जोड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो दिस P इज रिप्रेजेंटिंग दैट बॉन्ड। तो कुल मिला के अगर हम इस बॉन्ड को ना भी लिखें यहां पे, तो क्या होगा, C G, यहां पे भी एक हो जाएगा GP लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो इसी ये पूरा जो चंक तैयार हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, CPG आइलैंड्स। और ये क्या है? दीज आर हॉट स्पॉट साइट्स फॉर जीन रेगुलेशन। अब यहां पे जो साइटोसिन्स होंगे, ये साइटोसिन्स मिथाइलेट किए जाएंगे किस के द्वारा? DMT के द्वारा। और जब मिथाइलेशन हो जाएगा तो उस जीन का एक्सप्रेशन साइलेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सबसे अच्छी बात इस तरह के जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में यह है कि इट रिजल्ट्स इन टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है? हमको मालूम है कि हर एक सेल और टिश्यू अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन को रखता है ना? उसका हर टिश्यू का स्ट्रक्चर अलग है और अकॉर्डिंगली उसका फंक्शन भी डिफरेंट है। और ये कैसे अचीव होता है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। अलग अलग टाइप की जीन्स अलग अलग टिश्यूज में एक्सप्रेस हो रही हैं, इसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो ये जो टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन है, इसको रेगुलेट करने में ये CPG आइलैंड्स और ये मिथाइलेशन की जो प्रोसेस है, ये बहुत हेल्प करती है। तो हमने आपको ये जो प्रोमोटर वाला कॉन्सेप्ट बताया, जरूरी नहीं है कि इस प्रोमोटर के एकदम बीचों बीच ही ये CPG आइलैंड्स पाए जाएं। ये प्रोमोटर वाले रीजन में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोमोटर के बगल में, जब हमने आपको बताया था एनहांसर भी था, उस केस में क्या होता है कि ये CPG आइलैंड अगर एनहांसर वाले रीजन में भी लाई कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज एबल टू
रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, कि अगर एनहांसर वाले इलाके में कोई साइटोसिन है और वो मिथाइलेट हो जाता है तो उस केस में जो एनहांस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड। ये क्या है? दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रमोटर से तो आरएनए पॉलीमरेज जोड़ रहा है, एनहांसर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जुड़ते हैं जो उस आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से जोड़ने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो वो फैसिलिटेशन अगर नहीं हो रहा है तो भी जीन ट्रांसक्राइब नहीं करेगी। क्लियर हो गया? तो ये रोल है डीएनए मिथाइलेशन का इन रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो हमने एनहांसर की बात कर ली। अब इसके बाद हम एक और स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए की बात करेंगे जिसको कहा जाता है इंसुलेटर। ये हम रब कर दें, लिख लिया सबने? इधर का रब कर रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, हमने बात की अभी एनहांसर की, अब हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की। अब ये इंसुलेटर क्या चीज होती है? इट इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए या स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। लेट्स से दिस इज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का मेन काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सेपरेशन या हम कहें इंसुलेशन बिटवीन टू जीन्स। दो जीन्स के बीच में इंसुलेशन या सेपरेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है इंसुलेटर की। ये क्यों जरूरी है? इंसुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर दो जीन्स, लेट्स सपोज दिस इज जीन ए एंड दिस इज जीन बी, अगर दो जीन्स एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, पास पास हैं, तो देयर आर चांसेस कि इस जीन का जो रेगुलेटरी इफेक्ट है उसकी वजह से जीन बी भी अफेक्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ट्रांसक्राइब कर रही थी या एक्सप्रेस कर रही थी तो उस एक्सप्रेशन के इफेक्ट की वजह से या उस एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के इफेक्ट की वजह से जीन बी भी ट्रांसक्राइब करे, क्योंकि एडजेसेंट है, लगभग सेम साइट है, सेम लोकेशन है। तो आरएनए पॉलीमरेज और जो अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, हालांकि सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है लेकिन फिर भी ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होती है। याद करिए, हमने आपको ओपेरॉन में, लैक ओपेरॉन में ये बताया था कि जो रिप्रेसर था वो जाके बार बार ऑपरेटर से बाइंड कर रहा था। अगर वो बाइंडिंग बिल्कुल एब्सोल्यूट होती, एकदम परफेक्ट होती, तो क्या होता? क्या परमिएज सिंथेसाइज हो पाता? और अगर परमिएज सिंथेसाइज नहीं हो पाता तो क्या लैक्टोज अंदर आ पाता? तो वो परफेक्ट बाइंडिंग नहीं चाहिए। इम्परफेक्शन लगभग हर जगह काम करता है, लेकिन वो इम्परफेक्शन का परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं इस जीन को, मे बी पॉसिबल दे कैन बाइंड टू दिस जीन ऑल्सो, और वो साथ साथ एक्सप्रेस कर जाए या साथ साथ ब्लॉक हो जाए, जबकि ऐसा नहीं चाहिए। हो सकता है हमको इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए, इसका नहीं चाहिए एट द सेम टाइम। तो इन दोनों के रेगुलेशन को आइसोलेट करने के लिए ये इंसुलेटर सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, और इन इंसुलेटर सीक्वेंस पे प्रोटीन बाइंड करती है, जिसको भी हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन्स। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस इंसुलेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर गया तो जो दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जीन ए से बाइंड कर रहा था, इट विल नॉट गेट एक्सेस टू बाइंड टू द जीन बी। तो इसका मतलब अब ये इंसुलेट हो गई जीन उसके रेगुलेटरी इफेक्ट से।
तो इंसुलेटर इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब ध्यान दीजिए इंसुलेटर का रोल कहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसुलेटर सीक्वेंस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है इन अ फिनोमेना नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है? देखिए हमारे पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, चाहे कोई भी क्रोमोसोम ले लो। एक सेट आ रहा है मदर से और एक आ रहा है फादर से। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग ये कहती है कि हमारे पास हर जीन की दो कॉपी होने के बावजूद जीन का जो एक्सप्रेशन, कुछ स्पेसिफिक जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो पेरेंट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई पर्टिकुलर जीन अगर है हमारे पास तो उसकी जो मदर से आ रही है कॉपी वही एक्सप्रेस करेगी, फादर से आने वाली कॉपी एक्सप्रेस नहीं करेगी। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि फादर से आने वाली कॉपी एक्सप्रेस करेगी, मदर से आने वाली कॉपी एक्सप्रेस नहीं करेगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंट कर दिया, छाप छोड़ दिया, किसने? या तो मां के जीन की छाप है या पिता के जीन की छाप है। उस इम्प्रिंटिंग को फैसिलिटेट कराने के लिए ये इंसुलेटर सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, दो जीन्स हैं हमारे पास, एक है IGF2 और दूसरी है H9। अब ये दो जीन्स हैं हमारे पास। इसमें IGF2 जो है इट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम पैटर्नल क्रोमोसोम ओनली। सिमिलरली H9 जीन जो है इट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम मैटरनल क्रोमोसोम ओनली। तो एक जीन सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम से एक्सप्रेस कर रही है और दूसरी सिर्फ मैटरनल क्रोमोसोम से। इन दोनों जीन्स के बीच में लेट्स सपोज दिस इज IGF2 एंड दिस इज H9। जीन ए जीन बी हो गया। अगर हमको एक जीन को सिर्फ एक क्रोमोसोम से ही एक्सप्रेस कराना है तो इसका मतलब लेट्स सी, ऐसे समझो, सपोज ये वाला जो है ये क्या है? इट इज पैटर्नल कॉपी। ये जीन कहां से आ रही है? पैटर्नल कॉपी से आ रही है। सिमिलरली एक और होगी जो मैटरनल कॉपी की होगी और उसमें भी बिल्कुल अरेंजमेंट इन जीन्स का इसी तरीके से होगा, क्योंकि होमोलॉगस होते हैं ना जीन्स, क्रोमोसोम होमोलॉगस होते हैं तो जीन्स भी होमोलॉगस होती हैं, आमने सामने होंगी। ये हो गई मैटरनल कॉपी। और यहां पे भी IGF2 और H9। लेट्स से दिस इज इंसुलेटर। ये बात तो मालूम है ना कि हर जीन हर सेल में पाई जाती है, वो एक्सप्रेस करे चाहे ना करे। इंसुलिन की जीन तुम्हारे न्यूरॉन्स में भी है, लेकिन वहां वो इंसुलिन बना नहीं रही है क्योंकि वहां उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, RNA पॉलीमरेज एक्सेस नहीं कर रहा है उस जीन के प्रोमोटर को। तो इसी तरह से जो जीन यहां होगी पैटर्नल कॉपी में, वही जीन मैटरनल कॉपी में भी होगी। लेकिन पैटर्नल कॉपी में हमको कौन सी जीन एक्सप्रेस करानी है? ये, और इसका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मैटरनल कॉपी में इसका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये जो इंसुलेटर इनके बीच में है, पैटर्नल कॉपी में एक स्पेसिफिक प्रोटीन जुड़ती है। बहुत ज्यादा हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वगैरह का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, नहीं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अब यहां पे हमने कह दिया है तो बना दिया है तो उसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज बेसिकली CTCF। यहां पे सीक्वेंस जो होता है बेसिकली
वो क्या होता है, CCCTC 5 प्राइम 3 प्राइम। इस सीक्वेंस को लेते हुए इसके आगे हमने क्या लगा दिया, बाइंडिंग फैक्टर। दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, जो इंसुलेटर पे जब बाइंड करती है तो इट इनहिबिट्स द एक्सेस ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस जीन ओवर दिस जीन। तो क्या होगा, ये जीन तो एक्सप्रेस कर जाएगी, लेकिन इसकी बाइंडिंग के वजह से एक इनहिबिटरी इफेक्ट डेवलप होगा या इनएक्सेसिबिलिटी डेवलप होगी फॉर द जीन बी, तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगी। यहां पे क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है केस में। यहां पे इंसुलेटर वाले रीजन में मिथाइलेशन हो जाता है। किसका मिथाइलेशन होगा, किस बेस का, साइटोस में मिथाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करती है और ये जीन एक्सप्रेस कर जाती है। अच्छा ध्यान देना, प्रोमोटर का जो इलाका होता है वो जीन के अपस्ट्रीम होता है। हमने ये सीक्वेंस बनाया तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डीएनए पे जब आरएनए पॉलीमरेज का एक्सेस होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। देयर कैन बी लूपिंग एंड अदर अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू दी डीएनए फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो यहाँ पे इस जीन का एक्सप्रेशन क्यों ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ पे इस जीन का एक्सप्रेशन क्यों ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मिथाइलेशन, डीएनए मिथाइलेशन। तो दोनों चीजें इंक्लूड हो गई यहाँ पे। तो इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। पैटर्नल कॉपी का मतलब कि वो कॉपी उस जीन की जो हमको पिता से मिल रही है, मैटरनल कॉपी जो माता से मिल रही है। तो ये हमने बात कर ली डीएनए मिथाइलेशन की। अब हम बात करेंगे हिस्टोन मिथाइलेशन की। डीएनए मिथाइलेट होता ही है, हिस्टोन भी मिथाइलेट होता है। तो मिटा दें इसको, इधर वाला मिटा देते हैं। पहला था डीएनए मिथाइलेशन, सेकेंड इज हिस्टोन मिथाइलेशन। देखो, जैसे डीएनए को मिथाइलेट करने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा था, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। तो उसी तरीके से हिस्टोन के लिए क्या होगा, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, शॉर्ट में इसको HMT कह देते हैं, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। अब सवाल ये आता है कि डीएनए में तो हमको पता चल गया कि साइटोसिन बेस जो है वो मिथाइलेट होता है। हिस्टोन में कौन सा बेस मिथाइलेट होगा, क्या बेस मिथाइलेट होगा या कुछ और? क्या हिस्टोन में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? हिस्टोन क्या है, हिस्टोन इज अ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो वहां पे एमिनो एसिड मिथाइलेट होगा। कौन सा? तो ध्यान दीजिए, लाइसिन इज मिथाइलेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंजाइम है वो मिथाइल को ट्रांसफर करेगा ऑन टू दी लाइसिन एमिनो एसिड। अब हिस्टोन में भी लाइसिन कई जगह पाए जा सकते हैं। 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, और वो 20 टाइप्स कई बार रिपीट हो सकते हैं पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो ध्यान रखिए, 4, 9, 27 एंड 36, ये जो पोजीशंस हैं लाइसिन की, भाई प्रोटीन है कोई तो उसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये एमिनो एसिड 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 लाइक दिस। तो चौथे पोजीशन पे लाइसिन होगा, 9वें पे भी लाइसिन होगा, 27वें पे और 36 पे। इसके अलावा भी लाइसिन होंगे, लेकिन इनको हमने स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन क्यों किया है,
क्योंकि ये लाइसिन जो होते हैं दे आर द साइट ऑफ मिथाइलेशन बाय हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। समझ में आया? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? हाँ, समझते रहो, दिमाग खुला रखो। और ये जितने भी चारों पोजीशंस हैं लाइसिन्स, ये सारे के सारे किस स्पेसिफिक हिस्टोन की बात हम कर रहे हैं? NH3। 5 टाइप के हिस्टोन्स है ना हमारे पास, तो उसमें से H3 हिस्टोन जो है उसके इन पोजीशन पे पाए जाने वाले लाइसीन का मिथाइलेशन HMT करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। H4 की बात करें हम अगर, तो लाइसीन 20, यानी कि इसमें H4 हिस्टोन में 20वें पोजीशन पे पाया जाने वाला लाइसीन मिथाइलेट होता है। एंजाइम वही रहेगा। अब देखिए, इसमें और थोड़ी सी क्रूशियल बात है, इधर का मिटा रहे हैं हम। फोर एंड 36, यानी कि 4th लाइसीन और 36 लाइसीन का जब मिथाइलेशन होता है तो इसके मिथाइलेशन के रिजल्ट के तौर पे क्या हमको मिलता है? मिथाइलेशन रिजल्ट्स इन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। जब चौथे और 36वें नंबर के लाइसीन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाता है उस पर्टिकुलर जीन का। लेकिन जब 9 एंड 27 इसका मिथाइलेशन होता है तो क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। मिथाइलेशन रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सेम फिनोमिना हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रही है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे होने की वजह से उसका इफेक्ट अलग अलग आ रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है। हिस्टोन को जब मिथाइलेट किया जाता है तो उसको डीमिथाइलेट करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर जीन जो है वो परमानेंटली एक्सप्रेस तो नहीं रहनी चाहिए या परमानेंटली साइलेंट नहीं रहनी चाहिए। तो उसका ऑपोजिट काम कौन करेगा बताओ? हिस्टोन डीमिथाइलेज या डीमिथाइल, उसमें ट्रांसफरेज नहीं लिखेंगे, सिंपली हिस्टोन डीमिथाइलेज, क्योंकि अब मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर किसी सोर्स से या किसी सबस्ट्रेट से नहीं हो रहा है, इट इज सिंपली बीइंग रिमूव्ड। तो हिस्टोन डीमिथाइलेज जो होता है वो इस मिथाइलेशन की कंडीशन को रिवर्स कर देता है। इसका मतलब क्या है? ऑल्दो मिथाइलेशन की प्रोसेस जो है वो क्या है? इट इज अ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। मिथाइल ग्रुप जब जुड़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होने के बावजूद इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास या सेल के पास ये एंजाइम है। अब इफेक्ट क्या आता है ये आप समझ लें। इफेक्ट वही आता है जो हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए रैप्ड है वो कितना एक्सेस अलाउ कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज को, दैट डिपेंड्स अपॉन द मिथाइलेशन स्टेट ऑफ दीज लाइसिन रेसिड्यूज ऑफ डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स। सब खेल इसी का है कि जो डीएनए बंधा हुआ रखा है उसको एक्सेस करने की का मौका जो है वो मिल जाए।
उसको एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी बन जाए। तो मिथाइलेशन क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरे मॉडिफिकेशन पे आते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन है, सेकंड क्या थर्ड कह लें उसको, हिस्टोन एसिटाइलेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन मिथाइलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था, मिथाइल ट्रांसफरेज। इसके लिए क्या होगा, नाम बना लोगे खुद, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए। वहां पे लाइसिन रेसिड्यू जो है वो मिथाइलेट हो रहा था। एसिटाइलेशन किस रेसिड्यू का होता है, तो ध्यान रखिए यहां पे भी लाइसिन का ही एसिटाइलेशन यानी मॉडिफिकेशन मोस्टली लाइसिन रेसिड्यू का ही हो रहा है। लेकिन ये लाइसिन रेसिड्यूज जनरली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट एन टर्मिनस ऑफ हिस्टोन टेल्स। दो टर्मिनल्स होते हैं किसी भी प्रोटीन के, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। तो एन वाला जो टर्मिनल उस पे जो लाइसिन रेसिड्यू पाया जाता है उसका एसिटाइलेशन किया जाता है। और जब उसका एसिटाइलेशन किया जाएगा तो उसी का क्या होगा, डी एसिटाइलेशन, जब रिमूव करना होगा हमको एसिटाइल ग्रुप। अब इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या आता है ये आप समझ लें। एसिटाइलेशन की वजह से हिस्टोन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एसिटाइलेशन क्या करता है, एसिटाइलेशन चेंजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन इनटू न्यूट्रल फॉर्म। तो जो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन पे था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिटाइलेशन की प्रोसेस जो होती है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन का कम हुआ, उस हिस्टोन से कौन जुड़ा हुआ था, डीएनए। डीएनए पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब तक थे तब तक तो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो क्या होगा, अब डीएनए उतना टाइटली रैप नहीं रहेगा, और जैसे ही ढीला होगा इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड द आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब इस प्रोसेस से क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, होने लगेगा। तो ये जो होती है प्रोसेस, इट रिजल्ट्स इन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। कारण आपको हमने बता दिया क्यों, ठीक है। और जैसे ही डीएसिटाइलेशन होगा क्या होगा, फिर से लाइसिन का या हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज वापस आ जाएगा और डीएनए फिर से टाइटली रैप हो जाएगा एंड दैट विल ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे, टाइम तो हो गया, लेट्स सी। क्या हो जाएगा ये, नंबर 4, हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन।
फॉस्फोराइलेट अगर हमको कराना है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करें बताओ? वो तो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। हाँ, काइनेज, गुड। फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का काम होता है काइनेज का। तो काइनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोराइलेशन। अब ये फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? तो यहां पे रेसिड्यूज बदल गए। मेथाइलेशन और एसिटाइलेशन लाइसिन पे हो रहा था, लेकिन फॉस्फोराइलेशन सेरीन, टायरोसिन और थ्रियोनिन, इन 3 एमिनो एसिड्स पे होता है। कहां पे? एट एन टर्मिनस। फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कब कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोराइलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये होती है डीएनए रिपेयर के दौरान, ये होती है सेल डिवीजन के दौरान, ये होती है एपोप्टोसिस के दौरान, और कैसे? इट लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। इट लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। गेस करो हाउ? कैसे? चलो, लिखने में व्यस्त हो तो हम बता देते हैं, नहीं तो रह जाएगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है हिस्टोन प्रोटीन से, तो हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? उसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए पे नेगेटिव होता है और हिस्टोन पे पॉजिटिव कर दोगे। अगर फॉस्फोराइलेशन हिस्टोन का हो रहा है तो इसका मतलब कि हिस्टोन पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और डीएनए पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो जो रैपिंग है वो लूज होगी, और जब लूज होगी तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस मिलेगा। इट विल लीड टू ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। डीएनए रिपेयर, अगर डीएनए डैमेज हो गया है तो जाहिर सी बात है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारी मशीनरी चाहिए, एंजाइमेटिक मशीनरी, एंड दैट नीड्स एक्सेस टू दैट पॉइंट। और वो एक्सेस कैसे प्रोवाइड हो रहा है? बाय लूजनिंग ऑफ द डीएनए wrapped around न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन ऑक्टेमर। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एपोप्टोसिस के दौरान सेल डेथ हो रही, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होना है भैया, पूरी तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल को छिन्न भिन्न होना है, तो उसके लिए लूज तो होना पड़ेगा ना। तो इन सारी प्रोसेस में ये फॉस्फोराइलेशन, ये जो टाइप ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।